सचिव स्तर की बातचीत रद्द होने से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर पर नाजायज दावा ठोक दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उनका मुल्क भारत का गुलाम नहीं है और वो उसके आदेश का पालन करे। पाक विदेश विभाग की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा है कि पाकिस्तान भारत का गुलाम नहीं है, जो उसको खुश करने के लिए हरदम उठाए कदम। पाकिस्तान एक आजाद देश है, कश्मीर एक विवादास्पद जगह है और उस विवाद में पाकिस्तान की भी वाजिब हिस्सेदारी है। पाकिस्तान ने कहा कि दिल्ली में उनके उच्चायुक्त ने भारत के मामले में दखल अंदाजी नहीं की है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा कि भारत की तरफ से सचिव स्तर की वार्ता रद्द किया जाना महज एक बहाना है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कल तीन अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली में पाक के उच्चायुक्त अब्दुल बासित, सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक से मिले। कल गिलानी जब दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिलने पहुंचे तो उन्होंने जबरदस्त विरोध का सामना किया। हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ता गिलानी की कार के आगे खड़े हो गए और नारेबाजी की गई। पाकिस्तान के साथ बातचीत रद्द करने के फैसले को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि सचिव स्तर की वार्ता से पहले अलगाववादियों के पाक उच्चायुक्त की मुलाकात सही नहीं है। हमारे सारे सीसीएस के लोगों ने परस्पर हम लोगों ने आपस में बातचीत करके ये फैसला किया था कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को अलगाववादियों से बात नहीं करनी चाहिए। भले ही पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की वार्ता रद्द हो गई हो, लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि यूपीए सरकार के मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान से वार्ता बंद कर दी गई थी, तो फिर केंद्र ने क्यों बातचीत की पहल की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की कोई पहल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान बातचीत करने के लायक ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एलओसी पर पुंछ के हमीरपुर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तहरीके इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान और मुस्लिम धर्मगुरु ताहिर उल कादरी के हजारों समर्थक वीवीआईपी एरिया रेड जोन तक पहुंच गए। पीएम नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। इस्लामाबाद स्थित रेड जोन में संसद भवन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आवास, सुप्रीम कोर्ट समेत कई देशों के दूतावास हैं। रेड जोन की तरफ कल रात ही इमरान खान ने अपने हजारों समर्थकों के साथ मार्च किया। हालात को देखते हुए पीएम आवास इस्लामाबाद स्थित रेड जोन में संसद भवन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आवास, सुप्रीम कोर्ट समेत कई देशों के दूतावास हैं। रेड जोन की तरफ कल रात ही इमरान खान ने अपने हजारों समर्थकों के साथ मार्च किया। हालात को देखते हुए पीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर ताहिर उल कादरी ने भी अपने समर्थकों के साथ संसद भवन की तरफ मार्च किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कादरी की पार्टी पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया। इमरान खान और कादरी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। आम चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए पीएम से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लगातार होते प्रदर्शन से नवाज सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असम नागालैंड बॉर्डर पर मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चला दी। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों ने एक को निशाना बनाकर फायरिंग की। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का दौर काफी देर तक चलता रहा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांची। एक प्रदर्शनकारियों को पकड़कर और दौड़ाकर पीटा। पुलिस वालों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। गांव की महिलाओं के साथ भी पुलिस वालों ने जोरदार उनकी झड़प हुई। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी वहीं पर डटे रहे। सड़क पर गुजर रहा जो भी शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा, उस पर जमकर डंडे बरसाए गए। जो भी हाथ आया उस पर पुलिस वालों ने मिलकर बेरहमी से डंडे बरसाए। पुलिस के हत्थे जो भी चढ़ा बच नहीं पाया। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से रहम की भीख मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे भी नहीं बख्शा। जिन्होंने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसका पीछा किया और जमकर डंडे मारे। असम के गोलाघाट में 12 अगस्त से तनाव सुलग रहा था, जिसने मंगलवार को विस्फोटक रूप ले लिया। नगा उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से गोलाघाट के लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने लगे। तनाव की शुरुआत 12 अगस्त को उस वक्त हुई जब नागालैंड सीमा पर बसे गोलाघाट पे कुछ नगा उपद्रवियों ने हमला बोलकर असम के 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और करीब 100 घरों में आग लगा दी थी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और वो यहां पीएम के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। इस कार्यालय को मिनी पीएमओ का नाम दिया गया है। अमित शाह का वाराणसी दौरा रोहनिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी खास है। रोहनिया में 13 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को देखते हुए अमित शाह कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में कहा कि अब यूपी में बीजेपी की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का रास्ता लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचा, अब यूपी में बहुमत लाना है। कल लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी लगातार काम करते हैं, ना तो सोते हैं ना सोने देते हैं। मैं अभी मंत्रिमंडल में नहीं हूं, मेरे जो साथी हैं उनके लिए कहता हूं कि मोदी जी सोते भी नहीं हैं और सोने देते भी नहीं हैं। आम चुनाव में सबसे करारी हार के बाद कांग्रेस को एक और झटका लगा है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने फैसला दिया है कि सदन में नेता विपक्ष नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि नियम के मुताबिक नेता विपक्ष के पद का दावा करने के लिए किसी राजनीतिक दल के पास 55 सांसद होने चाहिए, जबकि वर्तमान लोकसभा में दूसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या महज 44 है। पीएम की मौजूदगी में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई हूटिंग से कांग्रेस भड़क उठी है। खबर है कि कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो पीएम के साथ मंच साझा नहीं करें, केवल प्रोटोकॉल का पालन करें। इस बीच खबर यह भी है कि 21 अगस्त को नागपुर मेट्रो के उद्घाटन के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचने वाले हैं। मेट्रो के इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इससे हुड्डा की हुई हूटिंग का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। उधर कल कैथल में पीएम की मौजूदगी में हुई हूटिंग से भड़के हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भविष्य में पीएम के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शामिल नहीं होंगे। हुड्डा ने कहा कि कैथल में हुआ समारोह एक सरकारी कार्यक्रम था और उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे अपना समारोह बना लिया। उन्होंने मोदी पर सरकारी कार्यक्रम में मंच से राजनीतिक भाषण देने का आरोप लगाया। दरअसल कल कैथल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जबरदस्त विरोध किया। हुड्डा जैसे ही भाषण देने आए वैसे ही वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हूटिंग शुरू कर दी। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक भाषण देते रहे, भीड़ में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता उनका विरोध करते रहे। बीजेपी कार्यकर्ता जहां हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी खूब नारे लगे। शिवसेना ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस की हार पर पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि सारे कांग्रेसी फिरंगी हुस्न के शिकार हो गए हैं। सामना में हुस्न ए मिस फिरंग शीर्षक से लिखे संपादकीय में लिखा है कि कांग्रेस की फिरंगी अध्यक्षा सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भयंकर गश की शिकार है और किसी में दम नहीं है कि फिरंगी अध्यक्षा के सामने सत्य बयानी कर सके। सामने में राहुल पर भी निशाना साधते हुए लिखा गया कि कांग्रेसी ठंडा करके खाओ की नीति अपनाते हैं, पराजय को ठंडा करके ही पचाना चाहते हैं। इस ठंडी नीति से फिरंगी अध्यक्षा के युवराज का लाभ है। राहुल के खिलाफ उठती आवाज दबाने के लिए एंटनी कमेटी बनी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वाले कांग्रेसी नेताओं के इंटरव्यू का आज आखिरी चरण है। सूबे में 228 सीटों के लिए 2500 कांग्रेसियों ने आवेदन किया है। मुंबई के 36 सीटों के लिए दावेदारों का भी इंटरव्यू है। इंटरव्यू बोर्ड में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, ये वरिष्ठ नेता कांग्रेस के टिकट के दावेदारों का इंटरव्यू कर उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इससे पहले 17 अगस्त को भी कांग्रेस ने टिकट के दावेदारों का इंटरव्यू किया था, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे महाराष्ट्र से कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। दावेदारों के इंटरव्यू के बाद ही आखिर में कांग्रेस फैसला लेगी कि किस किस को टिकट देना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के नेतृत्व में बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। पंकजा पूरे महाराष्ट्र सूबे में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही हैं और इसी सिलसिले में 22 अगस्त से संघर्ष यात्रा पर निकल रही हैं।